Solving m by n games using the simplex method. सिंप्लेक्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने m by n गेम्स को सॉल्व करना है. गेम्स को सॉल्व करने का मतलब ये है कि पहले हमने उसके पे ऑफ मैट्रिक्स को की वैल्यू फाइंड करनी है. इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये हमारे पास एक पे ऑफ मैट्रिक्स है, इसको P कहें अगर हम कहें तो. इसमें प्लेयर 1 के पास 3 स्ट्रेटजीज हैं, इसी तरह प्लेयर 2 के पास भी 1, 2 और 3 स्ट्रेटजीज हैं. तो जब भी हम पे ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कोई सैडल पॉइंट है या नहीं है. तो सबसे पहले रो मैक्सिमम फाइंड करेंगे, यानी हर रो का पहले मिनिमम फाइंड करेंगे. फर्स्ट रो का मिनिमम है 0, सेकेंड रो का मिनिमम है -1 और इसका मिनिमम भी -1 है. इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को चूज करेंगे जो कि है 0. इसी तरह कॉलम का भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन कॉलम में सबसे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ भी 1 है. तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी. अब इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो ये दोनों पॉइंट्स सेम नहीं हैं. अगर ये सेम होते तो वो सैडल पॉइंट कहलाता. ये सेम नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है. वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा. तो आज हम इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे. तो सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप ये है कि उस मैट्रिक्स में जिसको हमने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है कोई भी एंट्री नेगेटिव नहीं हो सकता. तो हम क्या करेंगे, मेक ऑल एंट्रीज पॉजिटिव बाय एडिंग अ सुटेबल नंबर. हर एंट्री को हमने पॉजिटिव बनाना है, सारे मैट्रिक्स की हर एंट्री में एक सुटेबल नंबर ऐड करके. तो वो किस तरह से पता चलेगा, वो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है. इस केस में सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -1 है. तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं. अगर मैं 1 ऐड करूंगी तो ये 0 हो जाएंगे, जबकि हमने पॉजिटिव बनाना है. तो सारे एंट्री में 2 2 ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं 3 2 2 और ये बन जाएगा 1 3 1 2 1 3. तो ये हमारा न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा. इसको हम नाम दे देते हैं P2. ये नीचे वाला 2 शो कर रहा है कि हमने इस मैट्रिक्स में 2 ऐड किया है. जो सबस्क्रिप्ट 2 है वो बताएगा कि हमने कौन सा नंबर ऐड किया है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है. ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट कंसिडर होगा. इसके साथ हमने मैट्रिक्स बनाना है वेक्टर मैट्रिक्स B जो कि इक्वल होगा 1. इसके सारे एंट्रीज 1 होंगे. तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज उतने ही होंगे जितने इसमें नंबर ऑफ रोज हैं P2 में. तो P2 में 3 रोज हैं तो यहाँ पे भी 3 ही रोज आएंगे और इसके सारे एंट्रीज 1 होंगे. ये कॉलम मैट्रिक्स होगा और इसकी रो की तादाद P2 मैट्रिक्स की तादाद के बिल्कुल बराबर होगा. इसके बाद C हम लिखते हैं, ये हमारे वेक्टर्स हैं. C इज इक्वल टू, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स ही होगा. किस तरह से होगा, इसके एंट्रीज की तादाद P2 के कॉलम के तादाद के बराबर होगा. तो उसमें 3 कॉलम्स हैं तो यहाँ पे भी 3 एंट्रीज आएंगे, यानी कि 3 रोज आएंगे. अब अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स के फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं कंस्ट्रेंट्स को. x होता है हमारा वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स और इसके साथ हम लिखेंगे c वेक्टर को ट्रांसपोज लेके ct इंटू x, इनका प्रोडक्ट. इसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जबकि x हमारे सेट ऑफ वेरिएबल्स का वेक्टर होगा जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हम कैसे लिखते थे, P2 जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट लेते होते थे हम x मैट्रिक्स के साथ या x वेक्टर के साथ. तो ये होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन के केस में लेस देन इक्वल टू b. यहाँ पे मैट्रिक्स x भी लिख देते हैं. x है हमारे पास x वेक्टर इज इक्वल टू x. जितने यहाँ पे कॉलम्स होंगे उतने ही वेरिएबल्स होंगे. तो इसमें 1 2 3 कॉलम्स हैं तो ये होगा x y z.
अब हमने इन सारे वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेना है। सबसे पहले है सी टी टाइम्स एक्स। सी टी यानी सी वेक्टर का हमने ट्रांसपोज लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, तो ये इक्वल आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 1, और इसका हमने प्रोडक्ट लेना है एक्स के साथ जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक्स वाई जी। अब इसको लिखते हैं 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा प्लस वाई प्लस जी। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम हम p रख लेते हैं। नेक्स्ट हमने इन कंस्टेंट्स को लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, p2 का प्रोडक्ट लेंगे x वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे p2 को लिख लेते हैं और साथ में हमने लिखना है वेक्टर x। वेक्टर x क्या है, x y z। इसका प्रोडक्ट लेंगे और ये किसके इक्वल होगा, ये लेस देन इक्वल होगा b के। तो यहाँ पे लिखते हैं लेस देन इक्वल टू b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2y प्लस 2z इस लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है 1। इसी तरह से ये बन जाएगा x प्लस 3y प्लस z इस लेस देन इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 3z इस लेस देन इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी फाइंड हो गया और इसके अगेंस्ट जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी हमारा फाइंड हो गया। और अब इसको हमने सिंप्लेक्स टेबलो के फॉर्म में लिखना है और इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम सिंप्लेक्स टेबलो बनाएंगे। तो इस तरह का हमारे पास सिंप्लेक्स टेबलो आ जाएगा, जो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है बेसिक सॉल्यूशंस। तो अब इस टेबल को हमने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। अब इस टेबलों में हमने जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया हुआ है उसको इस तरफ शिफ्ट करना है, यानी इस पोर्शन को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। x, y और z को हमने बेसिक वेरिएबल्स बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस 3 को 1 बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा 1/3 r1 और चेंज आएगा r1 में। तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें फर्स्ट कॉलम की जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है वो 1 बन गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके नीचे सारे ज़ीरो बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, r2 माइनस r1 चेंज आएगा r2 में। इसी तरह से r3 माइनस 2 टाइम्स r1 करेंगे, चेंज आएगा r3 में। और इसी तरह से r4 प्लस r1 करेंगे तो चेंज आएगा r4 में। तो इन सारे ऑपरेशंस करने के बाद हमारे पास ये टेबल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को हमने 1 बनाना है। इसके लिए हमें r2 को 3/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/7 r2 और चेंज आएगा r2 में। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा इस तरह से। सेकेंड एंट्री 1 है, अब हमने इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है। इसके लिए हमें रो 1 को 0 बनाने के लिए करना पड़ेगा r1 माइनस 2/3 r2। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए होगा r3 प्लस 1/3 r2 और लास्ट में होगा r4 प्लस 1/3 r2। तो जब ये चेंजेस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा, नेक्स्ट मैट्रिक्स ये आ जाएगी। अब लास्ट में हमने 12/7 को, इसको हमने 1 बनाना है। तो इसके लिए हमें 7/12 से r3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे
तो बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा सिवाय इस रो के। तो इस रो को हम चेंज करके लिखते हैं, बाकी सारा कुछ सेम रह जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 -5/12। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा 1/12 और ये आ जाएगा 7/12 1/4। इसके बाद इस 1 के ऊपर नीचे हमने 0 बनाना है। R1 को 0 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा R1 - 4/7 R3। इसी तरह से R2 के लिए हमें करना पड़ेगा -1/7 R3 और R4 के लिए हमें करना पड़ेगा +2/7 R3। सॉरी, साथ साथ हमने बेसिक वेरिएबल्स की भी जगह चेंज करते जाना था, वो मैं भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पे अब कर देती हूँ। आपने साथ साथ करते जाना है। यहाँ से जब हमने x की वैल्यू 1 बनाई थी तो इसका मतलब x हमारा एंटरिंग वेरिएबल और u हमारा लीविंग वेरिएबल था, तो यहाँ पे x आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी हम x लिखेंगे, x। नेक्स्ट है, यहाँ से अब हमने y को 1 बनाया था, इसका मतलब जिस रो में बना है वो वाली रो लीविंग वेरिएबल है। तो सेकेंड रो में है तो सेकेंड में v था, वो लीविंग वेरिएबल बन गया और इसकी जगह पे आ जाएगा y और यहाँ पे पहले x था। आपने ये चीज़ ध्यान से करनी है, मैं इस दफ़ा मैंने नहीं किया। आपने हर दफ़ा जब उसको 1 बनाना है तो साथ में लीविंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे z को 1 बनाया था, z का कोफिशिएंट, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे w लीविंग वेरिएबल था क्योंकि थर्ड रो में बना था और इसकी जगह पे आया z, यहाँ पे y और यहाँ पे x पहले से मौजूद था। तो इस तरह से हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स में x y z आ गए हैं, नीचे से नेगेटिव वैल्यूज़ भी ख़त्म हो गए हैं और u v और w बेसिक वेरिएबल से निकल भी गए हैं। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब हम इसको लिखते हैं। अब जब हम इसको लिखेंगे तो हमने इस तरह का बनाना है जिसमें एक तरफ हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और दूसरी तरफ उसका डुअल। तो स्टैंडर्ड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमने मैक्सिमाइज करना होता है, इसके डुअल में हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ये दो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो ज़ीरो सम गेम है इसमें हमारे पास 2 प्लेयर्स होते हैं। जब एक का फ़ायदा होता है यानी प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमाइज करने की हम कोशिश करते हैं, तो जो दूसरा प्लेयर बी है, अगर प्लेयर ए के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो प्लेयर बी अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसलिए एक हमारे पास सिस्टम मैक्सिमाइजेशन का होगा तो इसका डुअल मिनिमाइजेशन का होगा। तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन था या जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको हमने P कहा था। P इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या थे, 3x प्लस 2y प्लस 2z इज लेस देन इक्वल टू 1। मैक्सिमाइजेशन का फॉर्म और स्टैंडर्ड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसलिए सारे लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होगा। x प्लस 3y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1 और इसी तरह से 2x प्लस y प्लस 3z इज लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारा प्रॉब्लम था और इसमें x y z ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसका डुअल लिखेंगे। इसका डुअल क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो डुअल मिनिमाइजेशन का होगा। मिनिमाइज, फॉर एग्जांपल हम इसको सी अगर नाम दे दें तो ये होगा, ये हम बाद में लिखेंगे, पहले हमने कंस्ट्रेंट्स लिखने होते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेंट को हम नाम दे देते हैं आर, सेकेंड कंस्ट्रेंट के लिए एस और थर्ड के लिए टी रखते हैं। सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, यानी कि 3r प्लस एस प्लस टी इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x का कोफिशिएंट 1 है।
इसी तरह नेक्स्ट आएगा 2r प्लस 3s प्लस t इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये डुअल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और थर्ड में हमारे पास आएगा 2r, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 1 है तो s प्लस 3t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इस केस में भी r, s और t तीनों वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, और इनका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो होगा इन राइट हैंड साइड के साथ इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 इंटू आर आर प्लस 1 इंटू एस एस और 1 इंटू टी टी आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करना है, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।